गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चा पार्टी आप सभी लोग आ जाइए लाइव, क्योंकि स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एसएसटी का बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों को जितने क्वेश्चन अभी तक मैंने बताया, एमसीक्यू हो या तो फिर इतिहास भूगोल के लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन हो, सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। यहां तक कि मैप के भी क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे, क्योंकि आपको बता दो बेटा 10 नंबर का मैप आता है जो कि फ्री में ही आपके नंबर मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, मैप के क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही जबरदस्त सा सेशन। तो ये देख लीजिए भाई, ये है हमारे शुभम क्लासेस के स्टेट टॉपर्स, जो कि शुभम क्लासेस से पढ़कर ये बच्चे क्या लाए हैं भाई, स्टेट रैंक लाए हैं। और ये है महक जायसवाल, जो कि महक जायसवाल 2025 बोर्ड के एग्जाम में छाई हुई है शुभम क्लासेस में। तो ये क्या है भाई, महक जायसवाल जो कि शुभम क्लासेस से पढ़कर ये बच्ची जो है स्टेट रैंक 1 लाई थी, और इसको मिला था 1,51,000 का, क्या मिला था भाई, 1,51,000 का इसको इनाम मिला था। और ये है भाई स्टेट रैंक 2 इन्होंने लाया था। और ये सभी हैं शुभम क्लासेस के टॉपर्स, आप देख सकते हो, जिन्होंने के लास्ट मोमेंट में पढ़कर भी, बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि क्या मैम लास्ट मोमेंट में पढ़ के हम लोग 95 स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चा क्यों नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम नहीं है जो आदमी कर ना पाए, बस उसके अंदर करने का जुनून होना चाहिए। अगर आपके पास काम, कोई भी काम हो, वो बड़ा और छोटा नहीं होता, अगर आपके अंदर लगन है, आपके अंदर जुनून है, तो फिर वो हर एक काम बहुत ही आसानी से कर सकते हो, और नहीं करते हुए भी आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो भाई एकदम लास्ट मोमेंट पे पढ़कर इन बच्चों ने क्या लाया है, 95 प्लस स्कोर किया है। तो इस बार बारी किसकी है भाई, इस बार बारी हमारे सूरवीरों को मिली है। तो बाजी आपको मारना है, बारी भी आपको मिली है, बाजी भी आपको मारना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा भाई, कि एकदम जी जान लगाकर मेहनत करना होगा, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि जान लगा दो या फिर जाने दो। तो अब इस टाइम का, इस मौके का बिल्कुल आपको लाभ उठाना है, क्योंकि युद्ध के मैदान में अगर आप जा रहे हो तो युद्ध के मैदान में जाने से पहले आपको तैयारी भी भरपूर करना होगा, भरपूर तरीके से करके जाना होगा, कि जब आप युद्ध के मैदान में जाओ, वार कहीं से भी हो, जीत आपकी होनी चाहिए, विजय आपकी होनी चाहिए। और हमेशा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे कह रहे हैं मैम एसएसटी समझ नहीं आता है, ठीक है। तो आई नो बेटा एसएसटी थोड़ा सा हार्ड है, लेंदी लगता है, बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप ऐसा अपने मन में थिंकिंग लाओगे ना, तो सच में वो बहुत हार्ड लगेगा और आप करके नहीं आ पाओगे। आप चीजों को याद करने के बजाय आपको क्या करना है, उनको समझना है, क्वेश्चंस को। जब आप क्वेश्चंस को समझे रहेंगे तभी आप उनको अपने शब्दों में लिख पाएंगे। अदरवाइज आप जब समझ में आएगा ही नहीं, तो फिर आप लिखोगे क्या, ठीक है। तो भाई, और जो बच्चे हमारे अभी इधर उधर भटक रहे हैं भाई, वो क्या करेंगे, फटाफट प्ले स्टोर में जाकर शुभम क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। ऑलरेडी उसे 1 लाख बच्चों ने क्या कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है। और ये है भाई शुभम क्लासेस का ऑफिशियल नंबर। अगर बैच से जुड़ने में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या हो रही है, तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। टीम जो है 24 आवर्स 7 डेज आपके साथ है। कहीं भी किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होती है तो आप तुरंत कॉल करिए, यहाँ से तुरंत आपको क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। और जो बच्चे अभी हमारे इस ग्रुप से नहीं ज्वाइन है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इससे ज्वाइन नहीं है, वो फटाफट सभी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, तो आप यहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हम लोग अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट क्या करेंगे, जितने भी हमारे क्लास 10th के शूरवीर और योद्धा जुड़े हैं, एक बार बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और बिल्कुल बने रहेंगे हमारे साथ सेशन के एंड तक, क्योंकि बेटा जब आप पूरा फुल एनर्जी, फुल कंसंट्रेशन के साथ सेशन के एंड तक जुड़े रहेंगे, तभी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये कितने नंबर का आता है भाई, 4 नंबर के आपके लघु आते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसकी व्याख्या करिए। ठीक है, ये देखिए भाई 23 में आया है, 25 में आया है और 22 में आया हुआ है। सत्ता की साझेदारी, इस क्वेश्चंस को मैं जब समझा रही हूं तो इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्पल्स बताऊंगी, आप एग्जाम्पल्स को भी अपने एग्जाम में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देकर अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं तो वो क्वेश्चन में एग्जाम्पल जो है ना 4 चांद लगाने का काम कर जाता है। ठीक है, देखिए भाई, लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार के सारी व्यक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। ठीक है, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी क्या होती है, शक्तियों का सत्ता मतलब क्या होता है, शक्तियां। ठीक है, तो शक्तियों का बंटवारा क्यों जरूरी है। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो भाई सत्ता की साझेदारी इसलिए भी जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा सोचिए कि जैसे आपकी क्लास टीचर हैं। ठीक है, आपकी क्लास टीचर हैं, कभी कभी क्या होता है वो लेट में आ जाती हैं। ठीक है, वो लेट में आती हैं, मान लीजिए उनको क्लास में आने में 10-5 मिनट लेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में बच्चे क्या करते हैं, खूब शोर मचाएंगे, बाहर भागा दौड़ी करने लगते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, है ना। अगर टीचर को 5 मिनट भी आने में लेट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मौके का फ़ायदा उठाने लगते हैं, तुरंत आपस में बातचीत करने लगते हैं, तुरंत क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, क्लास जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। बगल की क्लास में डिस्टर्बेंस होती है, पता लगा थोड़ी देर में आके बगल की टीचर ने पनिशमेंट देकर और चल दी, खड़े रहो भैया। ठीक है, तो क्लास टीचर ने क्या किया कि जो उनके पास शक्तियां हैं, भाई उनके पास तो शक्तियां हैं, टीचर की एक है क्लास टीचर, तो उनके पास उतने बच्चों को देख रही हैं तो उनके पास पूरी शक्ति है। उन्होंने क्या किया कि उस शक्ति में से थोड़ी शक्ति को निकाल कर, मतलब निकालने का मतलब वो जो अपने राइट्स थे पूरे राइट्स न देकर बस उन्होंने क्या किया कि हर रो का अलग अलग मॉनिटर बना दिया या 2 ही मॉनिटर बना दिया कि आप क्या करो, टीचर के एब्सेंस में क्लास में पूरे बच्चों की देखरेख करो। अब इसके द्वारा क्या हुआ बेटा, टीचर ने उन बच्चों को मॉनिटर बनाया तो उनको थोड़े से शक्तियां दी, उनको थोड़े से राइट्स दिए, अधिकार दिए, जिसकी वजह से अब क्लास में जो शोर शराबे होते थे वो क्या हो गए, शांत माहौल हो गए। ठीक है, शांत हो गए। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, शक्तियों को जो है आपस में थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्लास में अब शांति का वातावरण रहने लगा। तो बेटा इसलिए ऐसा ही कुछ हाल है देश का। एक अकेला जो गवर्नमेंट है, आप खुद ही बताइए, एक अकेला जो गवर्नमेंट है या ये क्या पूरी दुनिया को चला सकता है, पूरे देश को, दुनिया की बात नहीं करती बेटा, देश की, ये क्या पूरे देश को चला सकता है। तो आपको बता दूं, एक अकेला गवर्नमेंट पूरे देश को नहीं चला सकता, वो कहां कहां दौड़ के जाएगा। उसने क्या किया, अपने शक्तियों को आपस में बांट दिया, जिससे क्या हो गया, जब शक्तियां आपस में जो बिखरी हुई नहीं है, एक जगह है, वो आपस में जब बट जाती हैं तो वो देश क्या करता है, वो अपने आप में ग्रोथ करता। अगर मान लीजिए हम घर की बात करते हैं, घर में जितने भी काम हैं सिर्फ और सिर्फ एक लोग करें, सिर्फ और सिर्फ आपके मम्मी ही करें, खाना भी बनाए, बर्तन धुले, कपड़े धुले, झाड़ू पोछा, बाहर कमाने भी जाए, कमाकर घर में भी लाए, बच्चों को स्कूल छोड़े, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, सारी चीजें, तो क्या वो घर ग्रोथ करेगा और बाकी घर के सभी मेंबर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, तो क्या वो घर ग्रोथ करेगा? वो घर बेटा कभी ग्रोथ नहीं करेगा। आप अगर देख लीजिए ना, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स किस लिए दे रही हूँ, ताकि छोटे छोटे एग्जाम्पल से बड़ी चीजें समझाना आसान हो जाता। लेकिन बेटा आप देखते होंगे अपने घर में, आप घर में ही रहते हैं ना, घर के मेंबर्स के साथ ही रहते हैं, तो आप देखते होंगे कि घर में भी सबके काम, जितने भी मेंबर होंगे सबके काम अलग अलग बटे होंगे। जैसे पापा का काम होगा, भाई वो नौकरी करने जाते हैं, पैसा कमा कर लाते हैं, ठीक है। मम्मी का काम है घर में खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी है। आप लोग भी मम्मी पापा के साथ कुछ ना कुछ हेल्प करवाते होंगे, दादा दादी होंगे तो उनका भी कुछ काम बटा होगा। कुछ नहीं करना है तो उनको पौधों में पानी देना है, अगर जिनके यहाँ गाय भैंस हैं तो उसको देखना, मतलब ये सारी चीजें, छोटे छोटे काम सबको बटे होंगे,
ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, जब घर में सभी को काम बटे हुए होते हैं तो वो घर अपने आप में ग्रोथ करता है। उसी तरह बेटा, ठीक उसी तरह बात करते हैं हम सत्ता की साझेदारी की। तो सत्ता की साझेदारी भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें क्या करना है, अपने देश में, जो हमारा देश है वहां पर क्या बना रहे, प्रेम मोहब्बत बना रहे। ठीक है, प्रेम मोहब्बत बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। ठीक है, प्रेम मोहब्बत बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। इसको बने रहने के लिए देश में सत्ता की साझेदारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए कि हमारे देश में श्रीलंका जैसी स्थिति ना आने पाए, हमारे देश में श्रीलंका जैसी स्थिति ना आने पाए। आप लोगों ने श्रीलंका की भी स्टोरी को पढ़ा होगा और बेल्जियम की भी स्टोरी को पढ़ा होगा, है ना। वहां पर सत्ता की साझेदारी नहीं थी। अगर हम लोग बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में क्या था, सिंगली, और श्रीलंका में क्या था कि तमिल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा तो श्रीलंका में सिंगली और तमिल, ठीक है, ये दो लोग रहते थे, दो समुदायों के लोग। इनकी संख्या क्या थी भाई, जो तमिल थे इनकी संख्या अल्पसंख्यक थी और जो सिंगली थे इनकी संख्या बहुसंख्यक थी। ठीक है, इनकी संख्या बहुसंख्यक थी। बहुसंख्यक का मतलब इनकी संख्या ज्यादा थी। और जो सिंगली थे वो श्रीलंका के प्रॉपर निवासी थे। जो सिंगली थे वो क्या थे, श्रीलंका के प्रॉपर निवासी थे, ये उसी जगह के रहने वाले थे। और जो तमिल थे वो बाहर से आकर श्रीलंका में बसे हुए थे। ठीक है, तो भाई बस इसीलिए वहां पर गृह युद्ध ठन गया, वहां पर गृह युद्ध ठन गया। क्यों ठन गया, क्योंकि भाई जो सिंगली थे उनका दबदबा अधिक था, चारों तरफ उन्हीं का बोलबाला था, हर एक जगह उन्हीं की सरकार चलती थी। ठीक है, तो भाई इसीलिए यहां पर गृह युद्ध ठन गया कि जो सिंगली थे वे तमिल को बिल्कुल भी नहीं लिफ्ट देते थे। हर एक जगह सिंगलियों ने क्या किया कि हर एक जगह सिंगली भाषा, उन्होंने एकदम अनाउंसमेंट कर दिया कि जो श्रीलंका में रहेगा वो सिंगली भाषा को अपनाएगा, बौद्ध धर्म को अपनाएगा, तभी तो वो जाकर श्रीलंका में रह सकता है, अदरवाइज उसे श्रीलंका में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहां तक कि हर जगह, जैसे हमारे, अगर हम बात करते हैं प्यारे भारत देश की, तो हमारे देश में कोई राष्ट्र भाषा नहीं है। लेकिन बेटा अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में क्या था, राष्ट्रभाषा थी, सिंगली वहां की राष्ट्रभाषा थी। तो जो वहां पर रहेगा वो चाहे किसी भी धर्म का रहे, अगर वो वहां पर है तो उसे सिंगली भाषा को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, और सिंगली भाषा के साथ साथ उसके बौद्ध धर्म को भी अपनाना पड़ेगा। और अगर मतलब अगर आपकी इच्छा नहीं भी है, आपकी इच्छा नहीं है कि आप बौद्ध धर्म को अपनाएं, तब भी आपको जबरदस्ती बाध्य किया जाता था कि आपको बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा। अब ये बताइए, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि आपको अपना धर्म चेंज करना पड़े, तो क्या आप अपना धर्म चेंज करोगे? कभी नहीं करोगे। अपनी मर्जी से करोगे, अपनी मर्जी से करोगे अगर कभी करना हुआ तो, लेकिन अगर कोई बाध्य करेगा उसको करने के लिए तो फिर तो कोई नहीं करेगा। बस यही स्थिति हुई थी श्रीलंका में। क्या हुई थी? यही स्थिति हुई थी श्रीलंका में, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो गया था, गृह युद्ध ठन गया था। गृह युद्ध ठन गया था और लास्ट में यही हुआ कि जो तमिल थे उनको श्रीलंका छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि हर जगह उन्होंने क्या किया था, सिंगली लैंग्वेज को प्राथमिकता दे दीजिए। ऑफिस में सिंगली लैंग्वेज, किसी फॉर्म को फिल करना है वहां पर सिंगली लैंग्वेज, यहाँ तक कि स्कूलों में जो पढ़ने बच्चे जाते थे वहां पर भी सिंगली लैंग्वेज को पढ़ाया जाता था, सिंगली लैंग्वेज में ही बोला जाता था। इसलिए क्या हुआ कि वहां पर गृह युद्ध ठना, और आपस में ही जब अपने देश में ही गृह युद्ध ठन जाता है तो फिर वो देश कभी ग्रोथ नहीं करता है, वो देश कभी ग्रोथ नहीं करता है। और लास्ट में यही हुआ कि जो तमिल थे उनको श्रीलंका छोड़कर भागना पड़ा। तो इसीलिए बेटा क्या होना चाहिए, सत्ता की साझेदारी जरूरी है अपने देश में भाईचारे को बनाए रखने के लिए, आपसी प्रेम मोहब्बत को बनाए रखने के लिए और देश को ग्रोथ करने के लिए।
ठीक है। और देश को ग्रोथ करने के लिए क्या जरूरी है भाई, हमें सत्ता की साझेदारी करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? आगे चलते हैं। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण तथा क्षैतिज वितरण में क्या अंतर है? बहुत ही जबरदस्त सा ये भी क्वेश्चन है कि सत्ता का जो क्षैतिज वितरण होता है और ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं जब भी आप डिफरेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जब भी कभी डिफरेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे ही कॉलम बनाकर, ऐसे ही टेबल बनाकर आपको क्या लिखना है, डिफरेंट वाले क्वेश्चंस को लिखना है। तो क्या लिखेंगे भाई, एक जगह डालेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण और एक जगह डालेंगे क्षैतिज वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण के अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों में क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है। ठीक है, सरकार के जितने भी स्तर होते हैं, ठीक है, सरकार के स्तरों के बीच में क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है। और क्षैतिज वितरण में क्या होता है, सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं, सरकार के कौन कौन से अंग हैं भाई, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों क्या है, सरकार के अंग हैं। तो क्या होता है, इसमें सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? तो भाई एक बार थम्स अप देकर हर एक बच्चा बताएगा। और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए बिल्कुल सेशन के एंड तक। ठीक है भाई? तो इसमें क्या होता है, सरकार के बेटा जो विभिन्न अंग होते हैं, ठीक है, सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है। अंग कौन से हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, कल बहुत से एमसीक्यू जो आए थे, करवाए थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि सरकार के अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकार होती है। अगर हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण की, तो इसमें जो शक्तियां होती हैं केंद्र और राज्यों के मध्य बटी हुई होती हैं। इसमें जो शक्तियां होती हैं केंद्र और राज्य के मध्य में बटी हुई होती हैं, डिवाइड होती हैं। ठीक है, और इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का काम करते हैं। इसमें क्या होता है, शक्तियां जो होती हैं अंगों के बीच में बटी होती हैं, तो जो सभी विभिन्न अंग होते हैं वो एक ही स्तर पे रहकर काम करते हैं। इसमें निम्नतर स्तर के अंग उच्चतर स्तर के अंगों के अधीन काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे है स्थानीय शासन, राज्य है, राज्य क्या होता है, हमेशा केंद्र के अंडर में ही काम करेगा, वो कोई भी डिसीजन बिना केंद्र की अनुमति के नहीं ले सकता है। तो इसमें जो शक्तियां होती हैं, अगर हम बात करें नगर निगम और ग्राम प्रधान की, तो ये भी इनसे ऊपर भी गवर्नमेंट होती है। तो क्या होती है, शक्तियां जो होती हैं निम्नतर स्तर जो होते हैं उच्चतर स्तर के अधीन होते हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। लेकिन अगर हम क्षैतिज वितरण की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी अंग होते हैं, तीनों अंग जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखते हैं कि भाई तुम अच्छे से काम कर रहे हो, तुम अच्छे से काम कर रहे हो। इसमें जो शक्तियाँ होती हैं ना, किसी के अधीन नहीं होते हैं। अगर इसमें से हम किसी एक को निकाल देते हैं तो फिर तीनों काम करना बंद कर देते हैं, ये होती है इसमें। अगर हम इसमें से किसी को निकाल देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसमें से किसी एक को हटा देते हैं तो तीनों स्तर काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए इसमें क्या होते हैं, जितने भी प्रत्येक अंग होते हैं सब एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, आपस में ही नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? सभी को क्लियर है भाई? किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या होगी तो भाई पूछते रहिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। तो भारतीय राज्य की तरफ से किसी भी धर्म को संरक्षण प्राप्त नहीं है, संरक्षण नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर हम अपने प्यारे भारत देश की बात करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम लोग अपने प्यारे भारत देश की बात करते हैं तो यहाँ का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ का क्या है, कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ना ही किसी को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा दिया गया है।
ठीक है, यहाँ सभी धर्मों को समान समझा जाता है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों। ठीक है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, सभी धर्मों को क्या किया जाता है, समान समझा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है हमारे प्यारे भारत देश में। धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया जाता है और हमारे यहाँ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव भी नहीं किया जाता है। संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, यह छुआछूत की इजाजत नहीं देता। ठीक है, हमारे अगर संविधान की बात करते हैं तो हमारे संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि हम लोग छुआछूत की भावना को लेकर चले। हमारा जो संविधान है ना बेटा, वो हमें छुआछूत की इजाजत नहीं देता, वो तो मनुष्य का बनाया हुआ क्रियाकलाप है, वो मनुष्य का बनाया हुआ क्रियाकलाप है। लेकिन हमारे संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं है कि जो हमारे समाज में छुआछूत की भावना है ना, कि इनका छुआ हुआ हम पानी नहीं पिएंगे। ठीक है, जो बहुत ही लोअर कास्ट के होते हैं, ठीक है, बहुत ही जो लोअर कास्ट के होते हैं, गांव में आज भी चलता है ये प्रथा कि लोग उनको घरों में नहीं आने देते हैं, उनका अगर वो पानी छू देते हैं तो उनका छुआ पानी तक नहीं पिएंगे। ठीक है, उनके बिरादरी में जाएंगे नहीं, उनके यहाँ शादी ब्याह होगा तो लोग जाते नहीं हैं। तो ऐसा हमारे समाज में आज भी हमें देखने को मिलता है कि मतलब, लेकिन अगर हम ये क्या है, मनुष्य की मेंटालिटी है, मनुष्य ने ये चीज़ों को बनाया है। ठीक है, मनुष्य ने क्या किया है, इन सारी चीज़ों को बनाया, लेकिन इन सब का वर्णन हमारे संविधान में कहीं भी नहीं मिलता है। इन सभी का वर्णन हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब एक देखते हैं भाई, क्वेश्चन है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये क्या है, 2024 और 2022 के सेट में आया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, सभी को क्लियर होता जा रहा है? तो भाई क्लियर होता जा रहा है तो थम्स अप भी देते जाइए फटाफट सभी बच्चे। और एकदम जितने भी नंबर हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो नंबर कितने होने चाहिए, डबल और ट्रिपल होने चाहिए भाई। नंबर जितने हैं वो डबल और ट्रिपल होने चाहिए। संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिकताओं से निपटने के लिए भारतीय तो धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना। अब बताइए, सांप्रदायिकता, अगर हम बात करते हैं सांप्रदायिकता की, अगर हम बेटा बात करते हैं सांप्रदायिकता की, तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी धर्म की अवहेलना करते हैं या जब हम अपने धर्म को ऊंचा उठाते हैं, जब हम अपने धर्म को ऊंचा उठाते हैं, ठीक है, और दूसरे की धर्म की अवहेलना करते हैं, ठीक है, और अवहेलना, ठीक है, और जब हम दूसरे धर्म की अवहेलना करते हैं तब ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सांप्रदायिकता। ठीक है, तब ये क्या हो जाता है बच्चा, तब ये हो जाता है सांप्रदायिकता। ठीक है, तो सांप्रदायिकता से निपटने के लिए कि हमारे देश में ये सारी चीजें ना हो, हमारे देश में श्रीलंका जैसी स्थिति न पनपने पाए, नहीं पता चला हमारा देश ही ग्रोथ नहीं करेगा, आपस में हमारे देश में तो न जाने कितने धर्म के लोग रहते हैं, कितने जाति के लोग रहते हैं, आपस में रोज खून खराबा होगा, रोज लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, सभी धर्मों को समान भाव देना। तो हमारे संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने का और प्रचार प्रसार करने की आजादी दी है। कौन जाए इतना टेंशन लेने, ठीक है, कौन जाए इतना टेंशन लेने, हमारे देश ने एकदम अलग ही हमारे संविधान में उनका वर्णन कर दिया है भाई।
ठीक है, कौन इतना टेंशन लेने जाए, इतना टेंशन किसके पास है कि वो जाए पालने। उसने कह दिया भैया सभी लोग अपने किसी भी धर्म को मानो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे संविधान में इसका उल्लेख है। आप किसी भी धर्म को मानिए, कोई मैटर नहीं करता है। आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, उसकी वजह से कोई अंतर नहीं होता है। ना आपको कोई बाध्य करेगा कि तुम किसी दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार क्यों करने जा रहे हो, तुम्हें अपने ही धर्म का प्रचार प्रसार करना है, नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी भी धर्म को अपना सकते हो। इसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव को असंवैधानिक बताना। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह को भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है कि हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करना ही नहीं है। ठीक है, और किसी धर्म को राजकीय धर्म स्वीकार न करना, ये तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है कि किसी भी, वो चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उसे राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि जो भारत में रहेगा वो इसी धर्म को अपनाएगा तभी वो भारत में रह सकता, अदरवाइज वो यहां से जा सकता। वही श्रीलंका वाली कहानी। ठीक है, श्रीलंका की कहानी ने सबको दहला कर रख दिया। ठीक है, तो इसीलिए भाई हमारा जो प्यारा भारत देश है पहले ही सचेत हो गया कि हमें क्या करना भाई, हमारे देश में श्रीलंका जैसी स्थिति ना आने पाए, श्रीलंका जैसी स्थिति ना आने पाए। तो उसने पहले ही वो अलर्ट हो गया कि क्या करना भाई, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का हमें दर्जा ही नहीं देना है। सब धर्म हमारे लिए एक समान है और हमें सभी धर्म का क्या करना है, आदर और सम्मान करना है। ठीक है, जैसे बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, श्रीलंका की जब आपने स्टोरी पढ़ी होगी बेटा, तो जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी वो अपने संविधान में 4 बार संशोधन उसने किया। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता कि बेल्जियम की सरकार ने कितनी बार अपने संविधान में संशोधन किया। तो बेल्जियम की सरकार अपने देश में भाईचारा को बनाए रखने के लिए, प्रेम मोहब्बत को बनाए रखने के लिए उसने 4 बार संशोधन किया। बेल्जियम की सरकार ने कितनी बार किया, 4 बार, 4 बार बेटा संशोधन उसने किया। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे प्यारे भारत देश में क्या है कि भाई किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। जैसे है श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, ये बता भी रहा है कि भाई श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इस्लाम धर्म है पाकिस्तान में, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। अगर भारत का संविधान किसी विशेष धर्म को दर्जा देगा तो हमें लगता है न जाने कितने लोग यहाँ से निकल के भागने लगेंगे और वही हो जाएगी, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति हमारे देश में भी पैदा हो जाएगी। क्लियर है भाई, क्लियर है? तो एक बार थम्स अप भी दीजिए और एकदम जबरदस्त तरीके से हर एक बच्चा सेशन को लाइक और शेयर करते हुए हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए सेशन के एंड तक। भाई सेशन को आप ही को शेयर करना है भाई। आगे देखते हैं भाई, जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियां हैं, किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। कि अगर मान लीजिए जाति के आधार पर निर्वाचन होता है, ठीक है, जाति के आधार पर अगर निर्वाचन होता है तो उनमें कौन कौन सी हानियां होती हैं। तो जाति के आधार पर झगड़ना, अगर जाति के आधार पर निर्वाचन होता है तो क्या होता है, उसमें लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ठीक है, अगर जाति के आधार पर निर्वाचन होता है तो उसमें क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। चुनाव के दिन विभिन्न जातियों के समूह एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लड़ते झगड़ते हैं और कभी चुनाव स्थल की मत पेटियों की गायब करते देखे और सुने जाते हैं। ठीक है, जो मत पेटियां होती हैं, मत पेटियों का मतलब जानते हो ना, जिसमें वोट दिया जाता है। कभी कभी तो ऐसा कंडीशन आ जाता है कि जब जाति के आधार पर निर्वाचन होने लगता है तो पेटियों को ही गायब कर दिया जाता है, या पेटियां जब उठती है ना तो उसी समय गन वैन सब चलने लगता है। ये कंडीशन आ जाते हैं। ठीक है, अगर जाति के आधार पर निर्वाचन होता है
राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत नेताओं को बढ़ावा देना। जितने राजनीतिक दल हैं, ठीक है, राजनीतिक दलों का जातिगत नेताओं को बढ़ावा। राजनीतिक दल, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो क्या करती हैं? जातिगत नेताओं को बढ़ावा देते हैं। ज्यादातर अगर हम लोग बात कर ले बेटा, तो ज्यादातर मंच वहीं पर बनाए जाते हैं, भाषण देने वाले जो मंच होते हैं, जहां पर उस जाति के लोग अधिक मात्रा में भरे हुए होते। ज्यादातर जुलूस भी उसी जगह निकाले जाते हैं जहां पर उस जाति के लोग ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, ठीक है, जहां पर उस जाति के लोग ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, वहीं पर जुलूस भी अधिक मात्रा में निकाले जाते हैं। क्लियर है? कुछ राजनीतिक दल जाति विशेष के नेताओं को उकसाते हैं। नारों से प्रभावित जाति विशेष के लोग उन्हें सिक्कों से तौलते हैं और उनके गुण, कर्म और योग्यता को दरकिनार कर उन्हें वोट देते हैं। आपने कहीं कहीं देखा है ना कि लोग जाते हैं ना, कहीं कहीं आपने ये देखा होगा कि जब लोग वोट का प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं तो वहां के लोगों को पैसा दे देते हैं, मतलब वो खरीद लेते हैं वोट को, और लोग पैसे की लालच में आकर क्या कर देते हैं? वोट दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? जाति पर आधारित निर्वाचन की हानियां हैं। अब हम देख लेते हैं राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। किन्हीं दो को वर्णन कीजिए कि जो भी राजनीतिक दल हैं उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं। तो भाई, लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं उनका वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब राजनीतिक दल ही नहीं रहेंगे, जब राजनीतिक पार्टियां ही नहीं रहेंगी तो चुनाव कौन लड़ेगा भैया? जब राजनीतिक पार्टियां ही नहीं रहेंगी तो चुनाव लड़ेगा कौन? ठीक है, लेकिन उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, जैसे है राजनीतिक अनैतिकता। पहला क्या है? राजनीतिक अनैतिकता। बेटा ये क्वेश्चंस जो है ना, पॉइंट वाइज अगर आप लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको क्या करना है? हर क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज लिखना है, क्योंकि जब आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तभी आपके क्वेश्चंस के सही आंसर मिलेंगे। राजनीतिक दलों के पास सुदृढ़ संगठन न होने के कारण राजनीतिक अनैतिकता पाई जाती है। दल बदल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। दल बदलू नेता के बारे आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो दल बदलू नेता होते हैं ये क्या करते हैं कि जैसे अभी इस पार्टी में हैं, उनको खाने पीने की सारी व्यवस्था इस पार्टी में है, जिधर का पल्ला देखते हैं भारी है उधर जाकर लटक जाते हैं। ठीक है, अभी इस पार्टी में हैं, इस पार्टी में सारी व्यवस्थाएं बहुत सही चल रही हैं तो वो यहीं पे रहेंगे। थोड़ा सा भी इस पार्टी में कचर हुआ या तो फिर देखें कि उनके भाई डेढ़ गड़बड़ा रहा है खाने पीने का, बस वो एक दल को छोड़ के दूसरे दल के पास चले जाएंगे। तो ये होता है दल बदलू नेता। ठीक है, क्लियर है? फिर है जातिवाद व सांप्रदायिकता की बाध्यता। हमारे यहाँ क्या है कि सांप्रदायिकता, राजनीतिक दलों को चुनाव में जीतने के लिए जातिवादी व सांप्रदायिकता तत्वों से समझौते करने पड़ते हैं। ठीक है, उनको अगर चुनाव जीतना है तो इन सारी चीजों से समझौते करने पड़ेंगे। राजनीतिक दल ही जातिवाद और सांप्रदायिकता के लिए प्रमुख रूप से दोषी है, क्योंकि बेटा ये जो राजनीतिक दल होते हैं वही लोगों के अंदर जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी चीजों को भरते हैं। सांप्रदायिकता अभी मैंने बताया कि क्या है, जब हम अपने धर्म को ऊंचा बताते हैं और किसी के धर्म को नीचा दिखाते हैं तब वहां पर सांप्रदायिकता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भाई क्यों ना हो, जब हम किसी दूसरे की धर्म की अवहेलना करते हैं तो भाई वह कब तक चीजों को बर्दाश्त करेगा? एक समय ऐसा आएगा कि भाई लड़ाई झगड़े तो होना ही। और इसमें जो राजनीतिक दल है ना वो अलग ही रोल निभाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के पास उनका ज्यादा झुकाव होता है, जहां पर उनके जाति के लोग मिलते हैं, उनके धर्म के लोग मिलते हैं, उनके समुदाय के लोग मिलते हैं, उसी जगह इनका ज्यादा उठना बैठना होता है। और उसी जगह से वो सोचते हैं, भाई होता है ना कि अपने जाति का, अपने बिरादरी का सपोर्ट करो, है ना, अपने बिरादरी का सपोर्ट करो, ये ज्यादा चीजें होती हैं। अरे ये तो मेरी बिरादरी का है, तुरंत ये भावना हमारे मन में आ जाती है। और इसी भावना का जो पूरा लाभ है ये हमारे राजनीतिक दल उठा लेते हैं।
तो बताइए भाई, आपको एसएसटी पढ़कर कैसा लग रहा है? क्योंकि आप लोगों ने कहा मैम एसएसटी अभी बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। तो बच्चा पार्टी आप खुद ही देखिए। बात करते हैं नागरिक शास्त्र की, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना, सब चीज़ें आप अपने घर में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, हर एक जगह या आपस में बातचीत भी करते होंगे, ये सारी चीज़ें देखते होंगे, सुनते होंगे, बस उसी को आपको पढ़ना है, इन्हीं को आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, क्लियर है? तो भाई एक बार थम्स अप बनता है और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। धन तथा बाहुबल की भूमिका। भारत में राजनीतिक दलों के खर्च में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है भाई। इसमें जितने अधिक मात्रा में धन रहेगा, पैसा, और बाहुबल, बाहुबल मतलब होता है जिसके पास, जिसकी पहुंच अधिक है। ठीक है, बाहुबल मतलब क्या होता है? जिसके पहुंच अधिक है। इसमें धन चाहे आप जहां से लाइए, उन्हें राज्य की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको गवर्नमेंट पैसा थोड़ी देता है, लाखों रुपया दे देगा, लो भैया तुम अपना प्रचार प्रसार करो। गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई राहत मनी नहीं मिलती है, वो अपने पैसे खुद ही कलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो चाहे जहां से लाएं। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो फिर वो जाएं, लोन उठाएं, कहीं किसी से कर्ज ले, चाहे जैसे मन तैसे करें, पैसा इन्हीं को ही लाना पड़ता है। ठीक है, पैसा इनको कहीं गवर्नमेंट नहीं, जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो पूरा पैसा भी डूबा। वो कहावत सुने हो ना, धर्म भी गया तुम्मा भी फूटा, तो वही होता है, धर्म भी गया और तुम्मा भी फूट गया। तो बस वही, पैसा भी गया और तुम्मा भी फूट गया। चुनाव दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं, जिसके कारण राजनीतिक दलों, विशेष रूप से विपक्षी दलों के सामने राजनीतिक संकट है। इस कारण से राजनीति में काले धन की भूमिका बढ़ती जा रही है। भाई जब किसी के पास नंबर 2 का धंधा होता है और जब नंबर 2 के पैसे आते हैं, तभी वो क्या करेगा? जबरदस्त तरीके से खर्च करेगा। ठीक है, अगर आपके पास ही अगर इफरात पैसा रहे, आपको ये सोचना ना पड़े कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तब तो आप एकदम इफरात तरीके से खर्च करोगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, पैसे की लिमिट है, तो फिर आप पैसा खर्च करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि भाई आपके पास पैसे की लिमिट है, आप उतने पैसे को ही खर्च कर सकते हो। लेकिन जब चारों तरफ से काले धन आ रहे हैं, इफरात में पैसा आ रहा है, कहीं सोचना ही नहीं है, तो फिर आपका पैसा जो है वो खर्च होता चला जाएगा। ठीक है, पैसा क्या होता जाएगा? खर्च आपका होता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है? राजनीति में काले धन की भूमिका जो है वो बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है बेटा कि ये जो है ना, विपक्षी दलों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। विपक्षी दलों के सामने, ठीक है, विपक्षी दल कैसे होते हैं? जैसे अब 2 पार्टियां हैं, ठीक है, 2 पार्टियां हैं, आपस में ये लड़ रही हैं। ठीक है, 2 पार्टियां हैं, आपस में लड़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों तो एक साथ जीतेंगी नहीं। उसमें से एक पार्टी का क्या बनेगा? सरकार बनेगी। एक पार्टी का सरकार बनेगा और एक पार्टी जो हो जाएगा वो विरोधी दल हो जाएगा। ठीक है, विरोधी दल हो जाएगा। तो अब क्या होता है? अरे उस पार्टी ने इतना पैसा खर्च किया है तो हमें भी करना है, हम भी करेंगे। क्लियर है? वो पार्टी इतना पैसा खर्च किया है तो हमें भी करना। आप चाहे जहां से लाओ, आप अपना घर बेच दो, मकान बेच दो, जमीन बेच दो, कोई मतलब नहीं है, सारी चीजें बेच दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको उतना पैसे कलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? विरोधी दल भी बहुत बड़ी यहाँ पर चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है? सभी को क्लियर हो रहा है? तो भाई एक बार थम्स अप भी देते रहिए और एकदम जबरदस्त तरीके से सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, अब देखते हैं बेटा आगे, लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए कि लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी 2 प्रमुख चुनौतियां हैं। ठीक है, लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी 2 प्रमुख चुनौतियां हैं, किन चुनौतियों का लोकतंत्र को सामना करना पड़ता है। तो क्या हो जाता है? जनता की भागीदारी कम होना। क्या हो जाता है? जनता की भागीदारी। कई बार लोग लोकतंत्र में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते, जिससे क्या होती है? सरकारें जनता की वास्तविक इच्छाओं और आवश्यकताओं से दूर हो जाती हैं।
जिस वजह से इसमें क्या हो जाता है, जनता की भागीदारी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से क्या हो जाता है, जनता की जो भागीदारी होती है ना वह बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से जनता की भागीदारी बहुत ही कम हो जाती है। भ्रष्टाचार 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 लोकतंत्र के लिए गंभीर संकट है। भ्रष्टाचार क्या है, लोकतंत्र के लिए एक बहुत जटिल और गंभीर संकट है, क्योंकि यह अन्याय और निष्पक्षता को कमजोर करता है भ्रष्टाचार। ठीक है, और लोगों का सरकार पर से विश्वास कम कर देता है। भ्रष्टाचार क्या कर देता है, लोग गवर्नमेंट पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, वो चाहे अपने आप में कितना भी अच्छा क्यों न रहे। ठीक है, वो चाहे अपने आप में कितना भी अच्छा क्यों न रहे, लोग क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट पे उनका धीरे धीरे जो भरोसा होता है, धीरे धीरे जो विश्वास होता है वो घटता चला जाता है, कम होता चला जाता है। और जैसे अभी हम ही लोग हैं, ठीक है, अगर अभी वोट करने की बात आती है, आप खुद ही लोग हो, आप लोग खुद भी हो, अगर कभी वोट देने की बात आएगी तो आपके मन में आएगा ना, अरे छोड़ो वो गवर्नमेंट तो भ्रष्ट सरकार है, उसके समय में ये हुआ, उसके समय में ये हुआ, उसके समय में ये हुआ, 36 उसकी कमियां गिनाने लगते हो। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, जो जनता है उसका भरोसा जो होता है ना गवर्नमेंट से धीरे धीरे उठता चला जाता है। ठीक है, जिससे भ्रष्ट लोग सरकारी तंत्र का उपभोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। जो भ्रष्ट लोग होते हैं वो सरकारी तंत्र का जो उपभोग होता है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। कभी कभी तो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपना ही विकास करते रह जाते हैं और जनता की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिससे जनता को हानि पहुंचती है। अब भाई गवर्नमेंट बने हैं तो आपको जनता की चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तो आप अपनी ही चीज़ों का ध्यान देंगे तो इसकी वजह से क्या होता है, जनता को हानि होती चली जाती है। और बहुत सारे ऐसे लाभ हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, जिसकी जानकारी जनता को बिल्कुल भी नहीं हो पाती है और वो जनता तक पहुंच ही नहीं पाती। क्लियर है, सभी को क्लियर है? तो भैया एक बार हम सब तो बनता है, हम सब देकर हमें बताते रहिए कि भाई चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हैं। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भाई लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ठीक है, लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखते हैं भाई, लोकतंत्र में राज्य सत्ता जनता में निहित होती है। लोकतंत्र में क्या होती है, जो राज्य होती है वो किस में निहित होती है, वो जनता में निहित होती है, मतलब जनता में ही रहती है। वास्तविक लोकतंत्र तभी संभव है जबकि देश में क्या होना चाहिए, समानता हो। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब हमारे देश में इक्वालिटी हो, स्वतंत्रता हो, भाईचारे की भावनाएं विद्यमान हो। तो देखते हैं भाई विशेषता, समानता। पहला विशेषता क्या है, समानता। ठीक है, समानता लोकतंत्र का मुख्य आधार है। समानता क्या है भाई, लोकतंत्र का मुख्य आधार है। समानता में अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात, धर्म, रंग व लिंग आदि का भेदभाव नहीं होता है। जब अगर हम सभी के साथ इक्वल रहते हैं, सभी के साथ एक समान रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसका रंग रूप चाहे जैसा हो, ठीक है, हमें क्या करना है, उसके साथ समानता का ही व्यवहार करना है। ऐसा नहीं है कि वो छोटे कास्ट का है तो फिर हम लोग करें अरे नहीं नहीं इसका छुआ तो हम लोग नहीं खाएंगे, या तो फिर ऐसा है कि वो भाई बहुत लोग जो होते हैं ना कि कोई लोग काले होते हैं तो उससे बड़ी तेजी से चिढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई काला है तो उससे भी हमें चिढ़ना है, नहीं, उसमें रंग रूप वेशभूषा चाहे कुछ भी हो, सब एक होना चाहिए। सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। कानून के सामने भी सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। कानून के सामने भी क्या होते हैं, सभी लोग समान होते हैं। ऐसा नहीं है, जिस समय वो हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस समय क्या था, उस समय क्या था, कानून एक समान नहीं था। उच्च लोगों के लिए अलग से कानून बनाया जाता था, निम्न वर्ग के लिए अलग से कानून बनाया जाता था।
लेकिन जब नेपोलियन आया तो उसने क्या किया, सबके लिए एक जैसे कानून की मांग की। वैसे ही है कि ये जो कानून है सबके सामने, कानून के सामने सभी लोग समान हैं, वो चाहे बहुत पैसे वाले हों, चाहे वो रोड के भिखारी ही क्यों ना हो, सबके लिए कानून जो है वो एक समान है। राजनीतिक समानता के साथ साथ सामाजिक तथा आर्थिक समानता लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे यहाँ क्या है, सामाजिक समानता है, सॉरी राजनीतिक समानता है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, सामाजिक तथा आर्थिक समानता लाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका स्वतंत्रता। स्वतंत्रता लोकतंत्र का दूसरा मुख्य आधार है। स्वतंत्रता क्या है, लोकतंत्र का दूसरा मुख्य आधार है। नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है। मतलब यहाँ पर अगर हम अपने प्यारे भारत देश की बात करते हैं बेटा, तो हर एक व्यक्ति हर एक तरीके से स्वतंत्र है, किसी को किसी काम को करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, भातृभाव। अब इसमें से बहुत से बच्चे पूछेंगे भातृभाव मतलब क्या होता है, तो भाईचारा। ठीक है, भातृभाव मतलब होता है भाईचारा। लोकतंत्र का तीसरा मुख्य आधार है भातृभाव। ठीक है, सभी नागरिक मिलकर कार्य करें। लोगों में अपनी जाति अथवा नस्ल की प्रभुसत्ता की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमारी जाति का है, उसके लिए हमें अलग से प्रेम मोहब्बत करना है, उसके लिए एक अलग सा, अगर हम कोई प्रोग्राम भी कर रहे हैं छोटा या बड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर अगर मेरी जाति के लोग हैं तो उनका हम अलग से समर्थन करें, उनका कोई अलग से समर्थन नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सभी लोग इक्वल हैं। ठीक है, ये हमारे नस्ल में होना चाहिए, ये हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। जन कल्याण। लोकतंत्र में किसी एक वर्ग विशेष अथवा व्यक्ति का भला नहीं किया जा सकता, वरन सारी जनता का कल्याण करना राज्य का उद्देश्य होता है। यहाँ पर जन कल्याण, यहाँ पर बेटा किसी एक लोग का भला नहीं किया जाता है, और न ही कोई नियम और कानून ऐसे बनाए जाते हैं जिनसे किसी एक लोग का भला हो। इसमें हर एक नियम कानून ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें हर व्यक्ति विशेष, हर वर्ग के व्यक्ति विशेष का भला किया जाए, सभी वर्ग के। ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे दादाजी लगते हैं तो बस हमारा ही विकास करते रहे, बाकी जनता जो है वो चूल्हे भाड़ में चली जाए, ऐसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास, हमें ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे सब जनता का भला हो। ठीक है, हमें ऐसे नियम और कानून बनाने चाहिए जिसकी वजह से सभी जनता का भला हो। जन प्रभुसत्ता। लोकतंत्र में प्रभुसत्ता लोगों में निहित होती है। ठीक है, सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार शासन करती है, जैसी लोगों की इच्छा होती है वैसी गवर्नमेंट शासन करती है। सरकार की शक्तियों का अंतिम स्रोत लोग ही होते हैं। ठीक है, जो सरकार की शक्तियां होती हैं उसका अंतिम स्रोत जनता ही होती है। अगर गवर्नमेंट के कार्य अच्छे हैं, ठीक है, अगर बेटा गवर्नमेंट के कार्य अच्छे हैं तो बार बार लोग उसे लाना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट के कार्य अच्छे नहीं है तो सिर्फ 5 साल जो जनता है वो गवर्नमेंट को झेल सकती है, उसके बाद जनता गवर्नमेंट को झेल नहीं सकती। 5 साल के बाद जनता किसी भी वे में, किसी भी कंडीशन में गवर्नमेंट को झेल नहीं सकती। ठीक है, क्लियर है। जहां तक की चीजें क्लियर है तो भाई हमारे सूरवीरों एक बार थोड़ा सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और बिल्कुल हमारे साथ सेशन के एंड तक बने रहिए। देखिए भाई, अब हम आ जाते हैं, ये है आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन। आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। ठीक है, तो ये जब भी आप लिखोगे, मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको कैसे लिखना है, आपको टेबल के द्वारा ही लिखना है। ठीक है, आप जब भी इसको लिखोगे टेबल के द्वारा लिखोगे। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, टेबल के द्वारा ही लिखना है। ठीक है, जब भी आप इसको लिखोगे टेबल के द्वारा लिखोगे। तो भाई आर्थिक क्रियाएं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है,
बस इसको मैं सही कर रही हूँ भाई, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए। देखिए भाई, इसको ऐसे ही काट दूं, ठीक है। यहाँ कह रहा है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं बेटा जो होती है ना, वो मानवीय क्रियाओं के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना होता है, ठीक है। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई? अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के बात अगर हम करते हैं तो अर्थशास्त्र में वे सभी क्रियाएं, ठीक है, अर्थशास्त्र में वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, ठीक है। अर्थशास्त्र में वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनका, वे मानवीय क्रियाएं होती हैं जो सेवा भाव तथा जन कल्याण के लिए किया जाता है। अनार्थिक क्रियाएं जो होती हैं उनमें धन का कोई मतलब नहीं होता, ये सेवा भाव के लिए किया जाता है या जन कल्याण के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, आर्थिक क्रियाएं वैधानिक होती हैं, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? ये बेटा वैधानिक होती हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? वैधानिक होती हैं, ठीक है। वैधानिक का मतलब होता है जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको रूल्स और रेगुलेशंस का फॉलो करना होता है, ठीक है। वे गवर्नमेंट्स के रूल्स को मानने वाली होती हैं, इसलिए जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वे वैधानिक होती हैं, लेकिन आर्थिक क्रियाएं अवैधानिक होती हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देख लेते हैं। एक टीचर द्वारा, ऐड कर सकते हो, एक टीचर द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना, ये किस क्रिया में शामिल है? कोई बता सकता है? एक टीचर द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना किस क्रिया में शामिल है? बताइए भाई, फटाफट हर एक बच्चा कमेंट सेशन में आंसर देता रहेगा, ठीक है। क्या है भाई? एक टीचर द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना ये अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो कोई पैसा नहीं लेगा, कोई फीस नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन एक टीचर द्वारा, हाँ सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, अनार्थिक क्रिया, हाँ बिल्कुल। लेकिन एक टीचर द्वारा स्कूल में, ठीक है, एक टीचर द्वारा किसी कोचिंग में क्या या किसी स्कूल में या कहीं ट्यूशन पढ़ाना, वो क्या हो जाता है? वो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि उससे हमें धन की प्राप्ति हो रही है। एक डॉक्टर द्वारा पेशेंट को देखना, एक डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को देखना वो आर्थिक क्रियाओं में शामिल है, क्योंकि जब वो पेशेंट को देख रहा है तो उससे फीस ले रहा है। लेकिन एक डॉक्टर के द्वारा अपने घर में अपने बच्चों को देखना या अपने घर के किसी मेंबर को देखना, वो अनार्थिक क्रियाओं में हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल बेटा इसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हो, ठीक है, रोड पर चलते हुए मान लीजिए अचानक से कोई गिर जाता है तो आप दौड़कर उसकी हेल्प करने के लिए जाते हो। दौड़कर आप क्या करने जाते हो? दौड़कर उसकी मदद करने के लिए जाते हो। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर ऐसी भावनाएं आती हैं, हमें सिखाया नहीं जाता है, हमारे घर में किसी ने सिखाया नहीं है, तो उसे उठा लेते हो। तो क्या आप उससे पैसे लेते हो? नहीं, ऐसा नहीं करते हो, आप सेवा भाव के लिए ऐसा कर रहे हो। कोई प्यासा है, आपके गेट के पास आकर पानी मांग रहा है कि भाई मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, तो क्या आप जो पानी देते हो उसके बदले में पैसे लेते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसकी सेवा कर रहे हैं, उस सेवा के बदले में हमें पैसे नहीं ले रहे हैं, ना हमें पैसे मिल रहे हैं, तो वो हो गया अनार्थिक। और अर्थशास्त्र में, अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं
तो अर्थशास्त्र में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है। अर्थशास्त्र मतलब धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है बेटा? धन का विज्ञान। वो सभी क्रियाएं जिनकी वजह से हमें धन की प्राप्ति होती है, चाहे आप कोई भी क्रिया करें, ये कोई मैटर नहीं करता है। आप झाड़ू पोछा लगाएं, आप खाना बनाएं, आप चाहे जैसे करके पैसा लाएं, लेकिन अगर आप पैसा ला रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? उसे अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। अर्थशास्त्र मतलब यही होता है, धन का शास्त्र, धन का विज्ञान। क्लियर है? लेकिन अगर कोई भी कार्य हम सेवा भाव के उद्देश्य से कर रहे हैं, जन कल्याण के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो वो हमारे अर्थशास्त्र में नहीं शामिल किया जाता, वो हमारे अर्थशास्त्र के अनार्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इससे आपके शॉर्ट, लॉन्ग या MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई, तो सेशन को शेयर भी करते रहिए। आगे चलते हैं भैया। संगठित तथा असंगठित क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए कि संगठित तथा असंगठित क्षेत्रक में क्या अंतर है। तो बात करते हैं भाई हम लोग संगठित क्षेत्रक की। ठीक है, तो ये क्षेत्रक सरकार द्वारा क्या होते हैं? पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। और ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते, यहाँ पर इनको रजिस्टर्ड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, रोजगार की इसमें अवधि क्या होती है? नियमित होती है। इसमें जैसे आपके स्कूल का टाइम है 5 से 6 घंटे चलता है, वो टाइम फिक्स है। ठीक है, आपके स्कूल का टाइम जो है वो फिक्स है। ठीक है, स्कूल के टाइम क्या है? आपका फिक्स है। उसमें टाइम क्या होता है? फिक्स होता है। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती है। आपके स्कूल का इसमें अवधि क्या होती है? सीमित होती है। रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है। इसमें जो है वो रोजगार की अवधि जो है वो नियमित नहीं होती है। ठीक है, इस क्षेत्र को अनेक सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। इसमें जितने भी सरकारी क्षेत्रक होते हैं इनको क्या करना पड़ता है? सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इन सभी को। इनमें क्या होता है? किसी अधिनियम का मतलब इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, लेकिन इनमें संगठित क्षेत्रक में क्या होते हैं? बहुत से रूल्स होते हैं, बहुत से रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा असंगठित क्षेत्रक की, तो इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, इस क्षेत्रक में बैंक, अस्पताल, स्कूल आदि आते हैं भाई संगठित क्षेत्रक में। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? बड़ी संख्या में वे लोग शामिल होते हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं, जिनका स्वरोजगार होता। अगर हम असंगठित क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें जैसे ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, गोलगप्पे वाले हैं, मोमोज वाले हैं, ये सब क्या होता है? ये स्वरोजगार है, छोटे मोटे इनके रोजगार हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं भाई? सब्जी वाले हैं, उनका कोई टाइम फिक्स तो होता नहीं है। इसमें क्या होती है? संडे की छुट्टियां होती हैं, या कोई फेस्टिवल है उसकी छुट्टियां होती हैं। इसमें ईयरली छुट्टियां जो हैं डिसाइडेड करके दे दी जाती हैं। लेकिन जो असंगठित क्षेत्रक होते हैं इसमें कोई छुट्टियां डिसाइडेड पहले से नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें से पहले से कोई छुट्टियां डिसाइडेड नहीं होती हैं। इसमें क्या है कि एकदम फिक्स है कि संडे की छुट्टियां होंगी, इसमें कोई फिक्स नहीं है। भाई हमारी जो सब्जी वाले हैं उनकी इच्छा हुई तो हमारी इच्छा तो आज खोलेंगे, सब्जी वालों की इच्छा है तो आज दुकान संडे को भी खोल सकते हैं, उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं खोलेंगे। उनकी इच्छा है तो दिन भर में 2-3 घंटे लगा सकते हैं सब्जी की दुकान, उनकी इच्छा नहीं है तो वो पूरे दिन बंद कर सकते हैं। वैसे ही गोलगप्पे, मोमोज वाले हैं, छोटे मोटे मूंगफली वाले हैं, चाय वाले हैं, इन लोगों को भी क्या है? इच्छा जब तक हुई तब तक खोलें, इच्छा नहीं है नहीं खोलेंगे। इसके लिए इनको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो भाई एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आई होप आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? अब हम देखते हैं भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी की कोई 3 प्रकार बताइए कि भारत में किस किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। तो एक होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, एक क्या होती है भाई? एक होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस स्थिति में विद्यमान होती है जब एक श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता क्या होती है?
शून्य होती है या कभी कभी ऋणात्मक होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रचंड बेरोजगारी की स्थिति में एक काम करने के लिए जितने श्रमिकों की, अब देख लीजिए भाई, ये इतना एरिया है, ठीक है, ये इतना एरिया है, अगर यहाँ पर काम करने के लिए 1 2 3 4 श्रमिकों की ही जरूरत है, हमें 4 श्रमिकों की जरूरत है, लेकिन हमने क्या किया, 1 2 3 4 श्रमिक एक्स्ट्रा लगा दिए। तो ये जो 4 श्रमिक हमें एक्स्ट्रा दिख रहे हैं वो क्या हो गए, वो प्रचंड बेरोजगार हो गए। वो क्या हो गए भाई, वो प्रचंड बेरोजगार हो गए। वो क्या हो गए, वो प्रचंड बेरोजगार हो गए, ठीक है। और इनके काम की जो लागत है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है कि हमको इतने में जरूरत है सिर्फ 4 श्रमिकों की और हमने वहां पर 4 और ऐड कर दिए, 8 ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गए, ये हमारे प्रचंड बेरोजगार हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं मौसमी बेरोजगारी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि एक क्या है, मौसमी व्यवसाय है। यह बेरोजगारी मौसम में परिवर्तन के फलस्वरूप पैदा होती है। भारत में लगभग 166 लाख लोग मौसमी बेरोजगार हैं। मौसमी बेरोजगार मतलब बेटा, अगर जो कोई गांव के लोग अगर शहरों में जाकर काम नौकरी करते हैं, ठीक है, अगर वो नौकरी करते हैं, जब उनको ये लगा कि उनके घर धान की बुआई है, नौकरी छोड़ के चल देंगे। उनको लगा गेहूं की कटैया चल रही है, नौकरी छोड़ के चल देंगे। उनको लगेगा फसलों में पानी की जरूरत है, नौकरी छोड़ के चले आएंगे। ये क्या हो जाती भाई, नौकरी हर 2-2 महीने बाद नौकरी नहीं मिलती। अगर आपको मिली है तो उसको आप प्रॉपर करिए। हर 2 महीने बाद वो नौकरी छोड़कर घर आकर पानी दे रहे हैं, गेहूं की कटैया बिनैया कर रहे हैं, धान की कुटैया कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है मौसमी बेरोजगार। क्लियर है, सभी को क्लियर है। अब आ जाता है औद्योगिक बेरोजगारी। भारत में औद्योगिक बेरोजगारी के उत्पन्न होने के कई कारण हैं। पहला कारण उत्पादन में पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाना। दूसरा कारण गांव के लोगों को शहर में नौकरी करने आना। गांव के लोग क्या होते हैं, शहरों में आकर नौकरी करते हैं, ठीक है। गांव के लोग क्या करते हैं भाई, शहरों में आकर नौकरी करते हैं। गांव के लोगों के शहर में आने के कारण क्या हो जाता है, औद्योगिक शहरों में श्रमिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। परंतु भारत में अभी इतने उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं कि बढ़ती हुई श्रम शक्ति को अपने में खपा सके, क्योंकि भारत में अभी इतने उद्योग धंधे स्थापित नहीं है कि लोग उनको क्या कर सके, अपने में खपा सके, मतलब अपने यहाँ नौकरी दे सके। आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो मैंने अभी बताया कि वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जैसे खेती करना, नौकरी करना आदि। आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया और एक आपका हो जाता है तृतीयक आर्थिक क्रिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक आर्थिक क्रिया, तो इसे प्रकृति के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें हम प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं या प्राकृतिक आर्थिक क्रियाएं भी कहते हैं। जैसे खनन कार्य है, कृषि कार्य है, मत्स्य पालन है। बेटा यहाँ से आपके MCQ भी निकल के आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक क्रियाओं की। तो वे क्रियाएं जो प्राकृतिक उत्पादों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं उन्हें हम द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कपास से कपड़े बनाना, कपास क्या है आपका प्राथमिक क्रिया में आता है, लेकिन जब हम कपास से कपड़े बनाने लगते हैं तब वो हमारा द्वितीयक आर्थिक क्रिया में आता है, ठीक है। गन्ना है, गन्ना आपका प्राथमिक में आता है, लेकिन जब हम गन्ने से चीनी बनाते हैं तब वो हमारा द्वितीयक में आ जाता है। लकड़ी से कागज बनाना, लकड़ी अगर है, लकड़ी हम डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त करते हैं तो वो हमारी प्राथमिक क्रिया हो गई, लेकिन अगर लकड़ी से हम कागज को बनाने लगते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा द्वितीयक आर्थिक क्रिया हो जाता है। तृतीयक आर्थिक क्रिया, अब ये तो हमने पढ़ लिया आर्थिक और द्वितीयक प्राथमिक और द्वितीयक के बारे में। तीसरा आ जाता है हमारा तृतीयक आर्थिक क्रिया।
वे क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, ये क्या करती हैं? ये किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती है, बल्कि ये प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के बीच की कड़ी होती हैं। द्वितीयक क्रियाओं के बीच की कड़ी होती हैं। इनके बीच की ये क्या होती हैं? कड़ी होती हैं। ठीक है, इनके बीच की ये क्या होती हैं? कड़ी होती हैं। उन्हें तृतीयक आर्थिक क्रिया कहते हैं, जैसे है परिवहन के साधन, बैंक तथा बीमा कंपनियां आदि। मतलब क्या होता है, अगर ये चीजें तैयार हैं, तो उनको मार्केट तक ले जाने का काम कौन करता है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया, तृतीयक आर्थिक क्रिया करती है। ठीक है, उसको कौन करता भाई? उसको तृतीयक आर्थिक क्रियाएं करती हैं। क्लियर है? सभी को क्लियर है? तो भाई थम्स अप देकर बताते रहिए सभी लोग। अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? लघु कहाँ है? दीर्घ। अर्थव्यवस्था के द्वितीयक सेक्टर से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए कि इसमें क्या है भाई। द्वितीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? द्वितीयक सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से क्या किया जाता है? अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। ये सभी आपके यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग भी हैं आपके, इसी में शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग शॉर्ट दोनों बन जाएंगे। द्वितीयक गतिविधियों के प्राकृतिक उत्पादों का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब हम लोग प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो वो द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आ जाते हैं। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद की स्थिति होती है। यह क्या होती है? प्राथमिक सेक्टर के बाद की स्थिति होती है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं। ये जो होती है ना द्वितीयक, ये सीधे प्रकृति से उत्पादन नहीं होती, बल्कि प्रकृति का मदद लेकर बल्कि निर्मित की जाती हैं। जैसे टमाटर की बात करते हैं हम, आलू की बात करते हैं, तो ये क्या किया जाता है? ये प्रकृति से उत्पन्न होती है। फूलों की बात करते हैं, फलों की बात करते हैं, तो ये क्या होती हैं? ये प्रकृति से डायरेक्ट उत्पन्न होती हैं, है ना। लेकिन अगर हम लकड़ी से बांस बनाना कह दें, कपास से कपड़े बनाना कह दें, तो बेटा ये क्या होते हैं? ये द्वितीयक सेक्टर में आते हैं, क्योंकि इनको प्राकृतिक चीजों की सहायता से बनाया जा रहा है, न कि प्रकृति इनका उपयोग मतलब तुरंत उनका प्रोडक्ट कर। क्या प्रकृति जो है कपड़े पैदावार होता है? कपड़ों की कहीं खेती तो होती नहीं है। रेशम से, रेशम के कीड़े से रेशम के कपड़े बनते हैं, कपास से कॉटन के कपड़े बनते हैं। तो क्या किया जाता है? इन सारी चीजों से, ठीक है। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? चलती रहती है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। और ये जो प्रोडक्शन की क्रिया है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा प्रोडक्शन की, तो ये जो प्रोडक्शन की क्रिया है ये किसी कारखाने में हो सकता है, किसी कार्यशाला में हो सकता है, या फिर किसी घर में हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। ठीक है, गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ बनाते हैं। गन्ने का उपयोग हम क्या करते हैं? चीनी और गुड़ बनाने के लिए करते हैं। हम मिट्टी से क्या करते हैं? ईंट बनाते हैं। मिट्टी क्या हो जाता है? हमारा प्राकृतिक क्रिया है, प्राकृतिक आर्थिक क्रियाओं में शामिल है। लेकिन जब उसी मिट्टी से ईंट बन जाता है तो वो द्वितीय क्रिया में शामिल हो जाता है। ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से संबंध है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? सभी को क्लियर है भाई? तो फटाफट थम्स अप तो बनता है, थम्स अप देते रहिए और एकदम जबरदस्त तरीके से सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय बताइए भाई। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए, तो राष्ट्रीय आय में, भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण।
जो हमारे देश में जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अगर हम उसको नियंत्रण कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकते हैं तीव्र गति से बढ़ने के कारण। अतः राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं, इसलिए देश के नागरिकों को शिक्षित करना तथा उन्हें जनसंख्या वृद्धि के गंभीर परिणामों से अवगत कराने की आवश्यकता है। कृषि विकास के प्रयास, हमें क्या करना चाहिए, कृषि के विकास का हमेशा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कृषि के विकास का हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जो हमारा कृषि है वह उन्नत तरीके से होती रहे। हमें वहाँ पर नई नई चीज़ों को क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, जिससे कृषि का जो उपयोग है वो और अच्छे तरीके से हो सके। बचत वृद्धि को प्रोत्साहन करना, हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बचत वृद्धि, क्योंकि बचत की आदत बेटा हम लोग बचपन से ही हमारे अंदर आती है। ठीक है, तो बचत वृद्धि को प्रोत्साहन करके हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकते हैं। शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर, शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का बेटा प्रचार और प्रसार होगा तो हम क्या कर सकते हैं, शिशु मृत्यु दर को रोक सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जब शिक्षा का प्रचार और प्रसार होगा तो हम क्या कर सकते हैं, शिशु मृत्यु दर को रोक सकते हैं। अदरवाइज आप देखते रहे ना, पहले के समय में लोग क्या करते रहे, छोटे बच्चे जैसे अभी जन्म लिए ही है, अगर उनकी तबीयत खराब है तो घर पर ही उनको काढ़ा पिलाना, उनको अजवाइन का धुआं देना, मतलब छोटे छोटे बच्चों को, क्यों, क्योंकि उनको चीज़ों का नॉलेज नहीं था। और जब उनको चीज़ों का नॉलेज नहीं था तो यही उल्टा पुल्टा खुरापात करते थे, जिससे बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। जीवन स्तर में उन्नयन, जीवन स्तर में उन्नयन का मतलब होता है जीवन स्तर में विकास। जीवन स्तर के सुधार में निर्धनता बहुत बड़ी बाधक है। ठीक है, जीवन स्तर के सुधार में क्या है, निर्धनता मतलब होता है गरीबी, बहुत बड़ी बाधक है। सभी के पास रोजगार होगा तो निर्धनता दूर होगी, सभी के पास काम धंधे होंगे, लोगों के पास रोजगार होगा तो लोगों की क्या होगी, गरीबी धीरे धीरे दूर होती जाएगी। अगर लोगों के पास निर्धनता, रोजगार ही नहीं होगा तो भाई लोग क्या करेंगे, गरीबी वाला जीवन यापन करेंगे ही। फलस्वरूप गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक और संतुलित आहार के साथ साथ उपयुक्त वातावरण भी प्राप्त होगा। इससे शिशु मृत्यु दर में धीरे धीरे कमी आएगी, क्योंकि बेटा जो गर्भवती महिलाएं हैं, जब उनको संतुलित और पौष्टिक आहार दिया जाएगा तब क्या होगा कि हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर जो है वो कम होगी। ठीक है, बाल चिकित्सालय का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कभी कभी आप देखते हैं ना, ज़्यादातर गांव में जो रूरल एरिया होता है वहाँ पे जो हॉस्पिटल होते हैं ना वो बस गांव से दूर होते हैं, शहरों की तरफ होते हैं, पता लगा आने जाने का साधन ही नहीं है, और वहाँ पर अगर बच्चे बीमार पड़ गए तो वहाँ तक ले जाने में ही बच्चों की मृत्यु हो जाए, क्योंकि घर पे साधन भी नहीं होते हैं, गाँव में जल्दी कोई ले भी जाना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये सारे बहुत से रीजंस होते हैं, इसलिए बाल चिकित्सालय जो शहरों में तो प्रॉब्लम नहीं होती है, और रात को आप 12 बजे 1 बजे 2 बजे जाइए, हर समय डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, लेकिन गांव में ये बहुत बड़ी समस्या है और आज भी है। ऐसी बात नहीं है कि पहले थी और आज नहीं है, आज भी है। इन समस्याओं से आज भी हमारा देश जूझ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसमें हॉस्पिटल क्या होने चाहिए, बाल चिकित्सालय क्या होना चाहिए, गाँव से, घरों के आसपास होने चाहिए, ताकि लोग आसानी से उस स्थान पर जा सके। ठीक है, ताकि लोग आसानी से उस स्थान पर जा सके। अब है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है। राष्ट्रीय आय अथवा लाभांश उत्पादन के साधनों द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादन किए गए प्रत्येक पदार्थ और सेवा की वास्तविक और क्या होती है, शुद्ध मात्रा होती है। प्रति व्यक्ति आय का अभिप्राय देश के एक व्यक्ति को निश्चित समय में प्राप्त होने वाली आय से है। ठीक है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने के बाद जो हमें मिलता है वो क्या हो जाती है, प्रति व्यक्ति आय हो जाता है।
और किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। अब हमारा स्टार्ट होता है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है दीर्घ उत्तरी, और दीर्घ उत्तरी आपके आते हैं 6 नंबर के। कितने नंबर के आते हैं भाई? 6 नंबर के ये क्वेश्चन आपके आते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं 1 बाय 1 करके। क्या भाई, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो अगर हम संघवाद की बात करते हैं तो संघवाद सरकार का वह स्वरूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद होते हैं। कौन कौन से? संघ और राज्य। ठीक है, कौन कौन से 2 स्तर होते हैं भाई? संघ और राज्य के बीच में पहला केंद्रीय स्तर और दूसरा स्थानीय या राज्य स्तर। ठीक है, भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब इसकी हम लोग विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो क्या है भाई? दोहरी नागरिकता होना। संघनात्मक शासन वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। लोग अपने देश तथा अपने अपने राज्यों के नागरिक होते हैं। केवल भारत में क्या है? एकहरी नागरिकता है। दोहरे उद्देश्य होना, यहाँ क्या होना? दोहरे उद्देश्य होना। सरकार का 2 या 2 से अधिक स्तर का होना। ठीक है, सरकार का क्या होना? 2 या 2 से अधिक स्तर का होना। सरकार का अधिकार क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा विस्तृत होना और सुरक्षा प्रदान करना। मौलिक प्रावधानों को दोनों स्तर की सरकार के बीच में सहमति से बदलना। संविधान की पूरी व्याख्या करने का अधिकार होता है और वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने का अधिकार। अब हम देखते हैं राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य बताइए कि जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनके सामने कौन कौन सी उनकी विशेषताएं हैं या उनके कार्य हैं। तो पहला जो राजनीतिक दल है उनके सामने क्या होता है? सबसे पहला कार्य क्या हो जाता है? सरकार बनाना। भाई जब वो आपस में लड़ेंगे तभी तो उनका गवर्नमेंट बनेगा। जब वो पार्टियां जो हैं आपस में लड़ती हैं तब उनका क्या बनता है? गवर्नमेंट बनता। विरोधी दल के रूप में काम करना। ठीक है, जब आपस में 1-2 दल आपस में, जैसे 6 पार्टियां हैं तो आपस में जब लड़ती हैं तो क्या 6 पार्टियां का गवर्नमेंट तो बनता नहीं होगा। उसमें से क्या बनता होगा? एक ही पार्टी का गवर्नमेंट बनता है। और जो एक पार्टी का गवर्नमेंट होता है वो 5 पार्टी क्या होती है? उसकी विरोधी पार्टी हो जाती है। 5 पार्टी उसकी क्या हो जाती है? विरोधी पार्टी हो जाती है। जनमत निर्माण करना, और जब उनका गवर्नमेंट बन जाता है तो वो क्या करते हैं? जनमत का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्लियर है? और जब उनका क्या हो जाता है? जनमत मतलब जनता का ज्यादा से ज्यादा विकास करना और कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना। जितने भी कल्याणकारी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं उनको क्या करना? उनको जनता तक पहुंचाने का काम भी गवर्नमेंट का होता है। और कोई भी ऐसे रूल्स नहीं बनाए जाते हैं, कोई भी ऐसे नियम नहीं बनाए जाते हैं या कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए जाते हैं जिनका जनता तक पहुंचाने का प्रयास न किया जाता हो या जिनमें जनता का विकास न निहित हो। ठीक है, फिर आ जाता है लोकतांत्रिक शासन की कोई 3 लाभ बताइए। तो फिर वही है भाई, यहाँ पर क्या होना चाहिए? देशभक्ति की भावना। ठीक है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना और देशभक्ति की भावना का निर्माण होना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब हमारे अंदर देशभक्ति की भावना रहेगी तभी हम अपने देश के लिए ग्रोथ करेंगे। प्रगतिशील सरकार होना, क्या होना? ये बेटा ऑप्शन में पूछता है आपके, प्रगतिशील सरकार होना। लोकतंत्र प्रगतिशील सरकार है, इससे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार किए जाते हैं। जनता के प्रतिनिधि इस बात का प्रयास करते हैं कि शासन में अधिक से अधिक सुधार किए जाए। नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा देना, जो नागरिक हैं उनको क्या करना? ज्यादा से ज्यादा नागरिक शिक्षा देना। क्रांति की आशंका का अभाव, कि इसमें क्या हो? जो क्रांति की आशंका रहती है वह न के बराबर हो। क्लियर है? कानूनों का वास्तविक पालन, कि जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं
उनका क्या हो, वास्तविक तरीके से पालन किया जाए, सभी लोगों का कल्याण किया जाए। इनके द्वारा जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, इनको ये ध्यान में रखा जाता है कि इनके द्वारा सभी का पालन किया जाए। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जाए, सभी का पालन किया जाए। समानता के सिद्धांत पर आधारित ये क्या होता है, इक्वालिटी होती है, इसमें स्वतंत्रता होता है और प्रशासन में स्थिरता तथा उत्तरदायित्व होता है। क्लियर है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? तो देखते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उत्तरदायी और वैध सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप देख सकते हैं 20, 22 के 2 सेट में आया है, 24 के 2 सेट में, 25 के भी 2 सेट में आया है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। तो सूचना का अधिकार, लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का पूरा अधिकार होता है। किसको? जनता को। जनता को, नागरिकों को सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बना रहे हैं, जनता को जानने का पूरा अधिकार होता है। यदि कोई नागरिक या जनता चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। ठीक है, नियमों का पालन हुआ है या नहीं उसका यह पता कर सकता है। उसे न सिर्फ यह जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध है। मतलब जनता को पूरे राइट्स होते हैं, पूरे अधिकार होते हैं कि वो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं उसका वो पता लगा सके और उनको उससे जानकारी देना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। जैसे निश्चित अवधि क्या होती है, 5 ईयर कंप्लीट हो गया है, 5 ईयर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वैसे ही चुनाव होते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये चुनाव क्या होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल। और मतदाता अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। मतदाता मतलब जो जनता होते हैं, जनता, लेकिन उनको चुनने का अधिकार कैसे होता है, वोटों के माध्यम से जनता जो होती है वह अपने प्रतिनिधि को चुन सकती है। ठीक है, वोटों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि को चुन सकती है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा प्रयत्न अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक जनता की इच्छा होगी तब तक वे अपने आसन पर बने रहते हैं। मतलब 5 साल तो वो बने ही रहेंगे, जनता की इच्छा हो ना हो। अगर एक बार उनका गवर्नमेंट बन गया तो वो 5 साल तक बने ही रहेंगे, चाहे जनता की इच्छा हो ना हो, वो अपने कार्य करते रहेंगे। लेकिन अगर वो अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं तो जनता सिर्फ और सिर्फ कितने साल उनका वेट करती है, सिर्फ और सिर्फ 5 साल उनका वेट करती है। क्लियर है। कानूनों पर खुली चर्चा, लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता और उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। मतलब जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, उनको तुरंत जनता के सामने नहीं पेश कर दिया जाता, पहले उस पर पूरा विचार विमर्श होता है, तब वो जाकर खुलकर क्या आते हैं, जनता के सामने। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उनके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। मतलब जो नियम कानून बनाए जाते हैं ना, जनता को देख कर बनाए जाते हैं कि जनता क्या करे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा माने। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई नियम बना रहे हैं और जनता के सामने जा रहा है वो तुरंत खल्लास हो जा रहा है, ऐसा नियम नहीं बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं बच्चा पार्टी? क्लियर हो रहे हैं तो भाई सेशन को शेयर करते रहिए। जो नियम और कानून को मानती है और लोगों के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी बनाने का और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर देती है। भारतीय संविधान की 3 सूचियों में वर्णित 3 विषयों का क्या करना है, सूचीबद्ध कीजिए। तो आपको बता दें, ये अभी MCQ आया था, वहां पर भी एक्सप्लेन किया था और यहाँ पर ये तो लॉन्ग में ही आ गया। तो देखिए क्या होता है, संघ सूची, राज्य सूची। ये जो विषय होते हैं ये 3 सूचियों में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में 97 विषय दिए गए हैं।
ठीक है, जिन पर केवल संसद ही कानून बनाता है, मतलब जिस पर केवल कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र का होता है। देश की सुरक्षा, रेलवे, जहाजरानी, मुद्रा तथा डाक एवं ऐतिहासिक, जितने भी ऐतिहासिक स्मारक हैं, उनकी शिक्षा पर जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची, राज्य सूची में लगभग 66 ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। कौन कौन से विषय शामिल है बेटा, इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि एमसीक्यू आपके यहाँ से आते हैं। कृषि, स्वास्थ्य, वन, सिंचाई, विद्युत, राज्य में कानून एवं व्यवस्था, पुलिस तथा मनोरंजन, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, 47 विषय है जिन पर संसद तथा राज्य की विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, और यदि किसी कंडीशन में इन दोनों में बहसबाजी हो जाती है तो उस समय केंद्र सरकार ही जो है वो कानून को बनाती है। अब एक आ जाता है, एक चौथे तरीके का आ जाता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में जितने भी विषय जाते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र का होता है। ठीक है, अवशिष्ट सूची में जितने भी विषय जाते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र का होता है। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास मापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। तो मानव विकास सूचकांक एक ऐसा मापदंड है जिनके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। कौन कौन से हैं भाई? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयव, दीर्घायु। ठीक है, मानव विकास को जो मापने वाले अवयव हैं वो क्या है? दीर्घायु। कि वहां की जो जनता है वो क्या है? मानव विकास सूचकांक के अनुसार जिन देशों में जीवन प्रत्याशा अधिक होगी उन्हें विकसित देशों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। जीवन प्रत्याशा मतलब वहां के जो नागरिक हैं वो लंबा जीवन जीते हैं तो वो विकसित देशों की श्रेणी में आता है। इसलिए तो अपना भारत जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पा रहा है। आ पा रहा है? विकसित देशों की श्रेणी से अभी हमारा देश जो है ना बहुत दूर है। शिक्षा अथवा ज्ञान, यहाँ पर क्या होने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, जो हमारे भारत में इसकी भी संख्या जो है बहुत कम है। आज भी इतना सारी चीज़ें डेवलप होने के बाद भी हमारे देश में इसकी संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, फिर आ जाता है जीवन स्तर। जिस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उनका जीवन स्तर अपने आप अच्छा होगा। क्योंकि बेटा जब आपकी प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी तो कौन नहीं चाहता है अच्छा जीवन जीना। तो आपके जीवन जीने का उद्देश्य जो है ना वो बदल जाता है और अच्छा हो जाता है। ठीक है, तब आप एक अच्छा जीवन जीने लगते हो। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की चीज़ें आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी समस्या होगी तो पूछ लीजिए भाई किसी भी क्वेश्चंस में। और बार बार कह रही हूँ मैप के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो 10 नंबर के आपके मैप के क्वेश्चन आते हैं। आपको आधा नंबर कॉपी में आंसर लिखने पे मिलता है, आधा नंबर आपको मैप में फिल करने पे मिलता है। ठीक है, आधा आधा नंबर आपको ऐसे मिलता है। तो आप कॉपी में आंसर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, कॉपी में आंसर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये नहीं है कि जल्दबाजी में आप मैप में तो भरे लेकिन कॉपी में आपने फिल नहीं किया, तो कॉपी में फिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अदरवाइज कॉपी में अगर बेटा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखोगे तो फिर आपके आधे नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी समस्या एसएसटी, अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे? उसको बनाकर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना। क्योंकि आप जितना पढ़े हो, जितने क्वेश्चंस आपके लिए बताई हूँ उतने क्वेश्चन आपके पेपर के लिए सफिशिएंट हैं। ठीक है, तो बस आपको ज़रूरत क्या है? उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की। जितना रिवीजन कर लोगे उतना आपका हो जाएगा। एमसीक्यू भी करवा दिया, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी करवा दिए, मैप भी करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। बस
अब मेरी बारी खत्म होती है, अब आपकी बारी शुरू होती है कि भाई आप कितना बेहतर करते हो। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है अपने योद्धाओं पे कि भाई आपने जैसे हिंदी का पेपर एकदम ज़बरदस्त किया, वैसे ही आप एसएसटी का पेपर भी एकदम ज़बरदस्त ही करोगे। ठीक है, क्लियर है? तो भाई ये तो क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से मिल लेते हैं। ये है हमारे शुभम क्लासेस के स्टेट टॉपर्स, जो कि शुभम क्लासेस से पढ़कर इन्होंने क्या लाया है, स्टेट रैंक लाया है। ठीक है, और ये है महक जायसवाल, जो कि शुभम क्लासेस से पढ़कर ये बच्ची स्टेट रैंक 1 लाई है। ठीक है, और इसको शुभम क्लासेस की तरफ से क्या मिला है, 1,51,000 का इनाम मिला है। और ये है भाई, इन्होंने स्टेट रैंक 2 लाया है। और ये सभी हैं शुभम क्लासेस के टॉपर्स, जो कि लास्ट मोमेंट पे पढ़कर, लास्ट टाइम पे पढ़कर भी इन्होंने क्या लाया है, 95 प्लस स्कोर किया है। ठीक है, तो भाई इस बार बारी किसकी है, इस बार बारी आपकी है। मौका आपको मिला है लास्ट मोमेंट पर भी पढ़कर जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं, अगर उतनी चीजें भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 95% लाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हो। 95% लाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हो। तो जरूरत है आपको जितनी चीजें बता दी हूं उसको बस बेटा अच्छे तरीके से पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख कर आइए। क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट आया था कि मैम आते हुए क्वेश्चन भी छूट गए। तो बेटा छूटा कैसे, आपकी गलती से छूटा है। क्वेश्चंस तो आपको आ रहे थे, लेकिन आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं था। फर्स्ट पेपर दे लिए आपको, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट पेपर दिए, आपको आइडिया लग गया होगा कॉपी कैसी होती है, पेपर कैसा होता है, टाइम कितना मिलता है, लिखना कैसे होता है, सारी चीजों का आइडिया लग चुका है। तो भाई अब सेकंड पेपर में अब आइडिया मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं, बस आप उसको फॉलो कीजिएगा, लिखते रहिएगा क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, अपने शब्दों में, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आपको नहीं आता होगा। क्योंकि अभी तो आपको क्वेश्चंस की भरमार दिख रही है, बट आप टॉपिक वाइज भी चीजों को पढ़े हो। ठीक है, क्लियर है? तो भाई जो भी बच्चे हमारे अभी इधर उधर भटक रहे हैं वो क्या करेंगे, फटाफट प्ले स्टोर में जाएंगे, शुभम क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। ऑलरेडी उसे 1 लाख बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है। और अगर बैच से जुड़ने में किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी समस्या हो रही है तो इस नंबर पे कॉल करिएगा। शुभम क्लासेस की टीम 24 आवर्स 7 डेज आपके लिए, आपके हेल्प के लिए हमेशा रेडी है। आपको कोई भी समस्या होती है इस नंबर पे कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे अभी इस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, तो आप लोग फटाफट क्या करेंगे, ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आप सभी लोग क्या करेंगे, फटाफट ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे लिंक से। कैसी लगी आज की क्लास जरूर बताइएगा, और एकदम जबरदस्त तरीके से एसएसटी की तैयारी कीजिए। ठीक है, और हमारा भाई हम लोगों का जो आशीर्वाद है पूरे टीचर्स टीम का, वो आप लोगों के साथ हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। और आप सभी लोग बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे विश्वास रखो, हर रास्ते से गुजर जाओगे, हर मुश्किल से लड़ लोगे। ठीक है, ये पेपर है, बहुत बड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने पे बिलीव रखिए, सारी चीजें आप कर सकते हो। क्लियर है? तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। बच्चा पार्टी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, जबरदस्त पेपर देकर आना और बिल्कुल 70 में 70 फोड़ कर आना, ये अपने आप से प्रॉमिस करो और ये पूरा बिलीव के साथ एग्जाम सेंटर तक जाइए। बहुत अच्छा आपका पेपर होगा। बहुत से बच्चों का कमेंट था मैम डर लग रहा है, तो भाई डर के आगे जीत है। डरना किस बात से है? डर तो उसे लगता है जो कायर होते हैं, जिनके अंदर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है, उन्हें डर लगता है। और जो तो खुद ही वीर हैं, जो खुद ही योद्धा हैं, उनके सामने तो बड़े से बड़े तूफान भी आकर चले जाते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।